आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है वर्ण व्यवस्था का अर्थ बताते हुए इनके प्रमुख सिद्धांतों व विशेषताओं पर चर्चा करते हुए वर्ण व जाति में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न के अंतर्गत हम ये जानेंगे भी वर्ण व्यवस्था, वर्ण क्या था, वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या है, फिर उसके बाद में वर्ण व्यवस्था के जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, जो हमारे शास्त्रकार थे या जो वैदिक साहित्य की रचना करने वाले जो लोग थे, उनके द्वारा जो वर्ण व्यवस्था का कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों के बाद में जो वर्ण व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में इस प्रश्न के अंदर चर्चा करेंगे। और आखिर में इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे वर्ण और जाति, यानी एक तो व्यक्ति का वर्ण होता है और एक जाति है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में ये जो एक वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है ऐसा समाज जिनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया हो या वर्णों में विभाजित किया गया हो। तो ये जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है, उस इतिहास के अंदर ये वर्ण व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, स्थान है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था तथा उन जो 4 भागों में महत्वपूर्ण रूप से विभाजित किया गया वो थे, एक पहला वर्ण ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो शूद्र था। ब्राह्मण थे, उनके द्वारा किन का कार्य किया जाता था, जो क्षत्रिय था उन लोगों का समाज के अंदर क्या कार्य था, वैश्य जो थे उनका क्या वर्क या व्यवसाय करते थे, और उसके बाद में जो शूद्र थे उनका इस यानी जो भारतीय समाज था उस समाज के अंदर क्या। ये जो वर्ण शब्द है, क्या ये जो वर्ण शब्द है, ये जो हमारी प्राचीन देवी देवताओं की कह सकते हैं जो प्राचीन भाषा संस्कृत थी, इस संस्कृत भाषा के व्री धातु या वरी धातु से हुआ है। व्रे धातु या वरी धातु से किसका निर्माण हुआ है, वर्ण शब्द की उत्पत्ति हुई है। इन दोनों का जो वरी जो शब्द से वर्ण बना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो है वर्ण करना या चुनना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्ण करना या चुनना। अब देखो ये वर्ण करना या चुनना क्या है, यानी जो हमारा समाज है उस समाज के अंतर्गत जो भी वर्ण व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी, उन वर्ण व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो वरी धातु या जो वरी शब्द है, इसके अंदर यह कहा गया है वर्ण करना या चुनना। चुनना का मतलब होता है उन लोगों के लिए ऐसे कौन कौन से व्यवसायों की व्यवस्था की गई थी जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से वो उसका वर्ण किया जा सके या उन व्यवस्थाओं को समाज के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सके। अर्थात अगर हम साधारण अर्थ में इसका अर्थ समझे, किसमें, साधारण अर्थ के अंदर इस वर्ण व्यवस्था का हम अर्थ समझे तो ये है भी जो भारतीय समाज है, यानी जो भारतीय समाज है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, यानी जो उनके लोगों द्वारा जो कौन कौन से व्यवसाय अपनाए गए थे उन व्यवसायों का मुख्य क्या क्या कार्य होता था, उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था को क्या है भारतीय समाज के अंदर अपनाया गया था। तो अब जो ये वर्ण व्यवस्था है, यानी जो वर्ण व्यवस्था है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो अगर हम जब भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, किसका, भारतीय जो समाज है, इस भारतीय समाज के अंदर जब वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था, यानी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन कब से हुआ, तो इसके बारे में हमको सर्वप्रथम जानकारी कहां मिलती है, वो मिलती है ऋग्वेद के अंदर। जो ऋग्वेद हमारा वेद है उसके अंतर्गत, यानी जो ये जो वर्ण है, इस वर्ण शब्द का अर्थ क्या है, इस वर्ण शब्द का अर्थ है रंग या आलोक। यानी ऋग्वेद के आधार पर यह कहा गया है कि जो 4 वर्ण थे, उन 4 वर्णों का जब विभाजन किया गया था वो या तो रंग के आधार पर किया गया था या उनकी आलोक प्रसिद्धि के आधार पर वर्ण व्यवस्था की क्या की गई थी, व्यवस्थाएं की गई थी भारतीय समाज के अंतर्गत। अब हम चर्चा करते हैं वर्ण व्यवस्था के जो प्रमुख महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से माने गए हैं। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जो वर्ण व्यवस्था थी, कहते हैं भी ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इसकी जो उत्पत्ति है, क्या इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति ये माना जाता है भी आर्यों के साथ में इसका जन्म हुआ था। किसका, आर्य जो जाति थी उसके साथ में ही वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन इन उत्पत्ति के आधार पर जो भारतीय विद्वान है या जो अन्य जो कोई शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान है, वो क्या है, एकमत नहीं है। क्या एकमत नहीं है। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं भी जो आर्य हो कि यानी जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी उत्पत्ति किसके साथ में हो गई थी, आर्य लोगों का जब जन्म हुआ था उसके आधार पर ही उसकी, यानी ये जो आर्य लोग थे इनके अंदर भी क्या पाई जाती थी, वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। लेकिन हमने ये कहा भी एकमत नहीं है, लेकिन कुछ जो शास्त्री हैं
यानी जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो शास्त्री है, वो क्या कहते हैं भी ये जो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई है वो आर्यों के साथ में नहीं हुई है। किन के साथ में? आर्यों के साथ में नहीं हुई है। जब आर्यों का भारत के अंदर जब आगमन हो गया था, कहां? भारत के अंदर जब आगमन हो गया था किसका? आर्यों का। तो जब आर्य भारत के अंदर आए उस समय भारत के अंदर जो द्रविड़ जैसी जो अनार्य जाति थी, द्रविड़ जैसी जो अनार्य जाति थी, इन अनार्य जाति के संपर्क में जब ये आर्य आए, किस जाति के? द्रविड़ जाति के संपर्क में जब ये आर्य आए, इसी आर्यों के संपर्क में यानी जो आर्य द्रविड़ जाति के संपर्क में आने पर किसकी व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई थी? वर्ण व्यवस्था के आधार पर, यानी वर्ण व्यवस्था की क्या की गई? व्यवस्था की गई या वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण किया गया तथा इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो भारतीय समाज है उस भारतीय समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला सिद्धांत है वो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है भी जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किन से हुई है? देवीय सिद्धांतों से, यानी किसी देवी देवता के द्वारा इस वर्ण व्यवस्था की क्या की गई है? व्यवस्था की गई। इसी आधार पर हम कह सकते हैं भी ये जो देवी या देवता, इसी देवी या देवता के आधार पर भारतीय जो धर्मशास्त्री है उन्होंने ये कहा है भी जो वर्ण व्यवस्था है इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से हुई है। किससे? एक विराट पुरुष से हुई है। और इसी विराट पुरुष का जो शरीर था, किस? विराट पुरुष का जो शरीर था, इसी शरीर से 4 वर्णों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। किसके शरीर से? विराट पुरुष के शरीर से, जिसमें यह कहा गया है भी जो इस विराट जो पुरुष है इसके मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मणों की। भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रियों की। जंघाओं से, यानी जंघाओं से उत्पत्ति किसकी हुई है? वैश्यों की। पैरों से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है? शूद्र वर्ण की। कर्म विभाजन का सिद्धांत। अब देखो ये जो कर्म विभाजन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया है जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किसके आधार पर हुई है? कर्म विभाजन के आधार पर। यानी जो कर्म विभाजन का जो सिद्धांत है इसका स्पष्ट उल्लेख कहां किया गया है? भागवत कथा में। और श्री कृष्ण इस भागवत कथा के अंतर्गत क्या कहते हैं भी मैंने समाज के अंदर जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों का गुण एवं कर्म के आधार पर विभाजन की। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होंगे और अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसका यानी जो फल है वो उसको अच्छा मिलेगा। अगर जो व्यक्ति अपने अच्छे गुणों के आधार पर भी अगर बुरा कार्य करेगा तो उसका नतीजा भी उसको क्या मिलेगा? बुरा। गुण का सिद्धांत। और इस गुण के सिद्धांत के अंदर वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य जो एक मानव होता है, यानी जो एक मनुष्य होता है उस मनुष्य का जो महत्वपूर्ण आधार होता है उस आधार को क्या माना गया है? गुण। यानी उस व्यक्ति के अंदर अगर अच्छे गुण हैं तो वो समाज के अंदर अच्छा कहलाएगा और अगर बुरे गुण है तो समाज के अंदर क्या कहलाएगा? बुरा कहलाएगा। इसी गुणों के आधार पर जो भारतीय शास्त्री थे या जो धर्म शास्त्र के ज्ञाता थे या जो धार्मिक शास्त्र थे उनके आधारों पर व्यक्ति का जो विभाजन किसके आधार पर किया गया? गुण के आधार पर। और इसी गुण के आधार पर जो भारतीय समाज था उसके अंदर क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी। और इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो एक मनुष्य होता है, किसके आधार पर? इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो मनुष्य होता है उस मनुष्य के अंदर 3 प्रमुख गुण मानेंगे। वो गुण कौन कौन से हैं? पहला है सात्विक, दूसरा गुण है राजसी और तीसरा जो गुण है वो है तामसी। तो वर्णों का विभाजन किया गया था गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर जब विभाजन किया गया था तो ये जिस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुण है उनको ब्राह्मणों की श्रेणी में, जिस व्यक्ति के अंदर राजसी गुण है उसको किस श्रेणी में रखा गया? क्षत्रिय श्रेणी में। और जिस व्यक्ति के अंदर राजसी प्लस तामसी दोनों गुण होंगे, कौन से? राजसी और तामसी। ये जो दोनों गुण जिस व्यक्ति के अंदर पाए जाएंगे उस व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा गया था? वैश्य की श्रेणी में रखा गया था। तो चौथा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्या है? रंगों की उत्पत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है वर्ण व्यवस्था के बारे में? भी जो वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई थी उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो
वर्णों का जो विभाजन किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था? रंगों के आधार पर किया गया था। किसका? वर्ण व्यवस्था। और ये कहा माना जाता है भी जो वर्णों की जो उत्पत्ति हुई थी वो किन से हुई थी? रंगों के आधार पर हुई थी। किसके आधार पर? रंगों के आधार पर हुई थी। इसके यानी ये रंगों के आधार पर किसके बारे में हम कहां जानकारी मिलती है? तो जो हमारा आदि ग्रंथ है भागवत कथा, इस भागवत कथा में स्वयं किसने? जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है भी जो 4 प्रकार के वर्ण होंगे, कौन कौन से? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा जो वर्ण है वैश्य, और जो चौथा वर्ण है शूद्र। यानी ये जो 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, इन वर्णों की उत्पत्ति किन के आधार पर हुई है? रंगों के आधार पर। और ये जानकारी किस में मिलती है? भागवत कथा के अंदर मिलती है। तो इसके अंदर जो ब्रह्मा जी है, वो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? जो ब्राह्मण है, कौन से? जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उसका रंग क्या होगा? श्वेत। क्या होगा? यानी श्वेत, या जिसको हम सफेद बोल सकते हैं भी, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होंगे उनका रंग क्या होगा? श्वेत। उसके बाद में जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों का रंग क्या होगा? लाल होगा। जो ये जो वैश्य है, इन वैश्यों का रंग क्या होगा? पीला। तथा जो शूद्र वर्ग के लोग हैं उन व्यक्तियों का रंग क्या होगा? काला। तो ये था चौथा रंगों के आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत। 5वां जो सिद्धांत है वो क्या है? जन्म पर आधारित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर कहा जाता है, यानी जो प्राचीन भारतीय शास्त्रकार थे, कौन? प्राचीन भारतीय जो शास्त्रकार थे, उन शास्त्रकारों ने यह कहा है भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्राह्मण होता है, कौन? जो ब्राह्मण होता है, इस जो ब्राह्मण का जो पुत्र होता है, कौन? ब्राह्मण का जो पुत्र होता है या जो स्वयं ब्राह्मण होता है, वो अयोग्य व ना समझ के अंदर कोई भी योग्यता न हो तथा उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई समझ ना हो, फिर भी अयोग्य व तथा ना समझ होते हुए भी जो 4 वर्ण है, उन 4 वर्णों के अंदर सर्वोपरि किसको माना गया है? ब्राह्मण को। चाहे उसके अंदर अयोग्यता हो, यानी कोई योग्यता ना हो, और किसी कार्य के प्रति उसके अंदर क्या ना हो? समझ ना हो, फिर भी जो जन्म के आधार पर को सर्वोपरि माना गया है। तथा जो बाकी के जो 3 वर्ण हैं, जिसमें क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र वर्ण है, इन तीनों वर्णों से सर्वोपरि माना जाएगा किसको? उस अयोग्य या ना समझ बालक को। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर भी ये कहा गया है भी जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है, उन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किसको सर्वोपरि माना गया है? ब्राह्मणों को सर्वोपरि माना गया है। अब पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था की प्रमुख जो विशेषताएं कौन कौन सी होती है। यानी जो वर्ण समाज के अंदर जो वर्ण 4 भागों में विभाजित किया गया था, उन भागों के अंदर कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जिनके आधार पर हमको ये पता चल सके भी ये ब्राह्मण वर्ग का है, ये क्षत्रिय वर्ग का है, ये वैश्य वर्ग का है, या ये जो चौथा शूद्र वर्ग है उसके आधार पर। तो जो पहली विशेषता है वो क्या है? गुण व कर्म पर आधारित 4 वर्ण। अब देखो, जब भी हम वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं तो महत्वपूर्ण रूप से 4 वर्णों के बारे में ही जो धर्मशास्त्रों ने जो भारतीय समाज को विभाजित किया गया था। जब गुण एवं कर्म, यानी एक तो व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो नैतिक स्तर पर हो, चाहे भाषाई स्तर पर हो, तथा उसके आधार पर, इन्हीं गुणों के आधार पर वो कौन कौन से कर्म करता है, कौन कौन से कार्य करता है, कौन कौन से क्रियाकलाप करता है। उन क्रियाकलापों पर आधार मानकर भारतीय जो कह सकते हैं भी जो धर्मशास्त्री थे, उन्होंने कितने प्रकार के वर्ण बताए हैं? 4 प्रकार के वर्ण बताए हैं। उन 4 प्रकार के वर्णों की हम चर्चा करते हैं। तो जो पहला वर्ण है वो है ब्राह्मण। इस ब्राह्मण वर्ण की जो उत्पत्ति है, यानी जो ब्राह्मण जो वर्ण है, इसकी उत्पत्ति यह माना जाता है भी ब्रह्मा के मुख से हुई है। उस समय समाज का सर्वोपरि वर्ण था, और इन ब्राह्मणों का जो प्रमुख धर्म होता था वो था इंद्रियों पर संयम रखना। और इसी के साथ में इन्हीं इंद्रियों पर जो संयम रखने के कारण जो ब्राह्मण वर्ग था, इन ब्राह्मण वर्ग को भारतीय समाज के अंदर क्या है? सर्वोच्च स्थान दिया गया था। तथा इसी सर्वोच्चता के साथ में जो ब्राह्मण व्यक्ति था उसको यज्ञ कराना, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना, यानी धर्म के नाम पर जो धार्मिक अनुष्ठान उसका अध्ययन अध्यापन करवाना, दान लेना,
व दान देना। जो गुण जो समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, वैदिक काल से चली आ रही थी, आर्य और अनार्यों के बीच की जो एक श्रेणी थी, उस श्रेणी के आधार पर सर्वोपरि किसको माना गया था? ब्राह्मणों को। जो दूसरा वर्ण है वो कौन सा है? क्षत्रिय। इस जो क्षत्रिय जो व्यक्ति होता है, इसकी जो उत्पत्ति है ब्रह्मा जी की भुजाओं से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय वर्ण की। मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति में यह कहा गया है जो क्षत्रिय वर्ण था, इसका प्रमुख कार्य था प्रजा की रक्षा करना, युद्धों में भाग लेना, अध्ययन करना, ब्राह्मण वर्ग को दान देना या दान लेना। ये बात किसके बारे में मनुस्मृति में कही गई है? क्षत्रियों के बारे में। और जो सीमाएं होती है, किसी राज्य की जो सीमाएं होती है, उन सीमाओं की रक्षा का भी दायित्व किसके ऊपर होता था? क्षत्रियों के ऊपर होता था। क्षत्रियों का जो मुख्य धर्म था वो क्या था? तलवार या भाला। तीसरा जो वर्ण है वो है वैश्य। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की जंघाओं से हुई है। वैश्य वर्ग था, उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जंघाओं से है। दूसरा, इनका प्रमुख कार्य क्या था? वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक तो खेती-बाड़ी करना, कृषि पशुपालन करना, अनाज उत्पन्न करना, तथा जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो उच्च वर्ग के ब्राह्मण और क्षत्रिय, उन लोगों को अनाज क्या है? ऋण पर देना, या ऋण के बाद में जो कर्ज देने का भी जो मुख्य कार्य था वो किस वर्ण का था? वैश्य वर्ण का था। ये कह सकते हैं जो वैश्य थे उन लोगों का कृषि करते थे, व्यापार का कार्य करते थे। बढ़िया जो एक जिसको हम बोलते हैं सेठ, उसका भी कार्य कौन सा वर्ण करते थे? वैश्य वर्ण, या जो तीसरा समाज का महत्वपूर्ण वर्ण था। तो चौथा महत्वपूर्ण वर्ण है वो है शूद्र। और ये जो शूद्र वर्ण है, इस शूद्र वर्ण की जो उत्पत्ति है उस विराट पुरुष के कहां से हुई है? पैरों से। शूद्र वर्ण था, इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? जो प्रमुख कार्य क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो उपयुक्त तीनों जो वर्ण थे, उन वर्णों की सार संभाल या सेवा करना किसका कार्य था? शूद्र वर्ण का कार्य था। तो गुण और कर्म के आधार पर कैसे? ब्राह्मणों का कर्म क्या था? यज्ञ अनुष्ठान कराना। क्षत्रियों का क्या था? युद्ध के अंदर भाग लेना। उसके बाद में जो तीसरा था वैश्य, उनका कार्य क्या था? कृषि कार्य करना, व्यापार करना, लोगों को कर्ज देना, ऋण देना और ब्याज पर ऋण वगैरह उपलब्ध करवाना। और उसके बाद में जो चौथा वर्ण है, इसका कर्म क्या हुआ करता था? ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा उपयुक्त जो तीनों वर्ण थे, उन तीनों वर्णों की सेवा करना। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है शक्ति व अधिकारों पर आधारित। अब देखो, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो सर्वाधिक कह सकते हैं भी शक्ति किसको दी गई थी? ब्राह्मण वर्ग को। सर्वोच्च जो सत्ता किसके हाथों में थी? ब्राह्मणों के। और ये जो शक्ति और जो अधिकार थे किसके? यानी वर्ण व्यवस्था के जो शक्ति और अधिकार थे, ये शक्ति और अधिकार सर्व यानी सबसे ज्यादा किसके पास में थे? ब्राह्मण वर्ग के पास में थे। चाहे वो अयोग्य हो, चाहे वो ना समझ हो, चाहे उनको किसी भी वेदों या ग्रंथों या धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में कुछ भी न हो, लेकिन वर्ण के आधार पर वो क्या होगा? सर्वोपरि होगा। और इसी सर्वोपरि के आधार पर उनके पास में जो शक्ति और अधिकार है वो उपयुक्त, यानी जो तीन वर्ण है, यानी जो चार वर्ण थे, उन चार वर्णों के अंदर सर्वाधिक शक्ति किसके पास में है? ब्राह्मणों के पास में है। लेकिन ये जो शक्तियां थी किसके पास? सर्वप्रथम शक्ति किसके पास में थी? ब्राह्मणों के पास में। लेकिन इन शक्तियों का क्या कर दिया गया था? बाद में विभाजन किया गया था। किसके आधार पर? शक्तियों का यानी योग्यता के आधार पर क्या कर दिया गया था? विभाजन कर दिया गया था। और इन विभाजन के आधार पर किसका निर्माण किया गया था? ऊंच नीच की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति का निर्माण किया गया था। शक्ति और अधिकार। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम जो ब्राह्मण थे वो पूर्ण रूप से अपने शक्ति और अधिकारों का पालन वो ही करते थे। लेकिन बाद के अंदर जो धर्मशास्त्री थे, उन धर्मशास्त्रियों ने यानी जो ऊंच नीच के आधार पर क्या कर दिया था? इसका विभाजन कर दिया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यही थी द्वितीय शक्ति, शक्ति एवं अधिकारों पर आधारित जो महत्वपूर्ण विशेषता थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है श्रम आधारित सत्रीकरण, यानी श्रम के आधार पर स्तर करना। श्रम यानी मेहनत के आधार पर, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी उन वर्ण व्यवस्था का क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। और इसी विभाजन के आधार पर उनको ये दायित्व सौंपे गए थे भी जो व्यक्ति जिस वर्ण का है, क्या? जो व्यक्ति जिस वर्ण का है उस
वर्ण के आधार पर जो उनके जो कर्म होते हैं या जो कार्य करने की जो शैली होती है, उन शैलियों का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। किस विशेषता के अंतर्गत? श्रम आधारित के सत्रीकरण के आधार पर उनकी जो वर्ण व्यवस्था या जो कार्य करने की शैली थी, उस शैली के आधार पर उसका क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। और इन्हीं निर्धारणों के आधार पर यह कहा गया था भी जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो धार्मिक यज्ञ करवाएंगे, यानी धर्म की रक्षा करेंगे। मंदिर के अंदर जो देवी देवताओं की पूजा है उसके अंदर जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो कौन सा वर्ण करेगा, यानी उन ब्राह्मण वर्ण का कौन सा सत्र निर्धारित किया गया था वो था। उसके बाद में जो द्वितीय वर्ण क्षत्रिय था उसका कर्म क्या हुआ करता था, समाज की रक्षा करना, बाहरी सीमाओं की रक्षा करना, युद्ध के अंदर भाग लेना। उसके बाद में उनका अलग स्तर निर्धारित किया गया। उसके बाद में जो तीसरा वर्ण था कौन सा, यानी जो तीसरा वर्ण कौन सा था, वैश्य। उन वैश्यों का कार्य क्या था, कृषि कार्य करना, उनका अलग स्तर। और जो शूद्र वर्ग थे उनका स्तर क्या था, उपयुक्त तीनों की सेवा करना। तो इस कारण जो श्रम के आधार पर भी भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंदर जो विभाजन किया गया था वो भी क्या थी, भारतीय समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी महत्वपूर्ण क्या थी, विशेषता थी। जो चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है वो कर्म एवं पुनर्जन्म पर आधारित। अब देखो, कर्म एवं पुनर्जन्म पर भारतीय वर्ण व्यवस्था कैसे आधारित थी, यानी जो भारतीय समाज था उस भारतीय समाज को हमने पीछे भी पढ़ा भी कितने भागों में विभाजित कर दिया गया था, 4 भागों में उनका क्या कर दिया गया था, विभाजन। और इस विभाजन के अंतर्गत जो प्रत्येक वर्ण था उस प्रत्येक वर्ण के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए थे। उन कर्तव्यों के अंतर्गत यह कहा गया था भी जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। देखते हुए भारतीय जो समाज था उसकी जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था के अंदर कर्म एवं पुनर्जन्म का जो क्या था, सिद्धांत था, इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। तो ये थे हमारी वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था में अंतर, यानी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अंदर कौन कौन से अंतर हैं, तो उन अंतरों के बारे में जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहला अंतर है वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में विभाजित है परंतु जाति व्यवस्था अनेक जातियों में विभाजित थी। अब देखो, जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 ही वर्णों में, हमने पीछे भी चर्चा की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों में ही विभाजित थी। लेकिन जो जाति व्यवस्था थी वो अनेक जाति या अनेक उपजातियों में विभाजित थी। क्या, एक तो जाति और ये जो जाति थी, क्या ये जो जाति थी और ये भी जाति क्या है, अनेक उपजातियों में विभाजित थी। तो पहला अंतर ये है वर्ण व्यवस्था और यानी जो जाति व्यवस्था है उसके अंदर। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है वो है वर्ण व्यवस्था में अंतर विवाह अनिवार्य नहीं, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर अंतर विवाह यानी दूसरे या जाति या प्रथा के अंदर क्या है, अंतर विवाह अनिवार्य नहीं था। परंतु जो जाति व्यवस्था थी उसके अंदर क्या था, अंतर विवाह क्या था, अनिवार्य था। अंतर विवाह करना क्या था, इस व्यवस्था के अंतर्गत अनिवार्य था। फिर प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है वो है सामाजिक संपर्क प्रतिबंध नहीं, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 वर्ण थे उन 4 वर्णों को जो समाज के अंदर जो संपर्क थे, यानी जो अन्य समाज के एक दूसरे के पास में जाने के जो संपर्क थे उन संपर्कों में क्या था, प्रतिबंध नहीं था। परंतु जाति व्यवस्था में वो क्या था, यानी जो जाति थी उन जाति व्यवस्था के अंदर क्या था, प्रतिबंध था। क्यों? क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था के अंतर्गत ऊंच नीच, हीन आदि जो छुआछूत की भावनाएं थी वो पनप रही थी। इस कारण यानी जो सामाजिक संपर्क यानी जो बड़े लोग कह सकते हैं उनके लिए वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंध नहीं था, यानी प्रतिबंध नहीं था। लेकिन जाति व्यवस्था में क्या था, यानी जो प्रतिबंध लगाया गया था। तो तीसरी विशेषता ये थी। चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, व्यक्ति के कर्म के अनुसार वर्ण परिवर्तन हो सकता है किंतु जाति व्यवस्था क्या है, स्थिर है। तरह इसके अंदर यह कहा गया है भी जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण जो व्यवस्था है उसका जो कर्म होता है उस कर्म के आधार पर क्या, कर्म के आधार पर जो उस व्यक्ति का जो वर्ण है उस वर्ण को क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। किंतु जाति जो व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो जाति व्यवस्था है वो क्या है, स्थिर है। और जाति क्या होती है, हमेशा स्थिर होती है। और जाति के अंतर्गत क्या नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो 5वां महत्वपूर्ण अंतर है वो है वर्ण व्यवस्था का आधार समानता थी परंतु
जाति व्यवस्था का आधार असमानता थी। यानी अब देखो, जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? समानता, यानी एक दूसरे को, सभी को क्या मानना? समान। किंतु जो जाति व्यवस्था थी उस जाति व्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वो क्या था? असमानता को माना गया था। भी असमानता प्रमुख, जिस समाज के अंदर असमानता दिखाई जाएगी या दिखाई दे रही है वो क्या है? किसके आधार पर? जाति व्यवस्था के आधार पर उसके अंदर क्या है? असमानता है। जो आखिरी और जो लास्ट अंतर है वो क्या है? वर्ण व्यवस्था में लोच का गुण था तथा परंतु जाति व्यवस्था में कठोरता का गुण था। अब देखो, जो भारतीय समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था के अंदर किसका गुण था? लोच का। लोच का मतलब ये कह सकते हैं सरल जो कठोर ना हो। क्या? सरल जो कठोर ना हो। लोच या लचीलेपन का गुण तो किसके अंदर था? वर्ण व्यवस्था के अंदर। लेकिन जो जाति व्यवस्था थी उस जाति व्यवस्था के अंदर जो गुण था वो क्या था? कठोरता का। यानी जो जाति कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था लचीली थी तथा जो जाति व्यवस्था थी वो क्या थी? कठोर थी। तो आज इस प्रश्न के अंतर्गत हमने ये जाना भी वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहां से हुई, वर्ण व्यवस्था के कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत थे और वर्ण व्यवस्था की महत्वपूर्ण कौन कौन सी विशेषताएं थी, तथा साथ में ही हमने ये जाना भी वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था में अंतर क्या है। इसी के साथ आज का ये प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।